ताम्रपाषाण काल। चालकोलिथिक एज। आप लोगों को मैं पहले के वीडियो में पाषाण काल के संबंध में बतला चुका हूं और आज मैं ताम्रपाषाण काल के बारे में बतलाने जा रहा हूं। ताम्रपाषाण काल का अर्थ उस काल से है जिस काल में पत्थर के साथ साथ तांबे के औजार भी मिलने लगते हैं, अर्थात तांबा प्लस पाषाण बराबर ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल का मतलब ही तांबा और पत्थर के औजारों का संयोग होता है। ताम्रपाषाण काल का क्षेत्र भारत में ज्यादा विस्तृत तो नहीं है, फिर भी यह मध्य भारत को आच्छादित करता है। ताम्रपाषाण काल के अंतर्गत हम देखते हैं कि मध्य भारत क्षेत्र के विभिन्न स्थल शामिल हैं। क्षेत्र ताम्रपाषाण कालीन स्थलों को 4 प्रमुख क्षेत्रों में विभाजित करके अध्ययन किया जाता है। पहला पश्चिमी महाराष्ट्र। पश्चिमी महाराष्ट्र के अंतर्गत जोरवे, नेवासा, सोनगांव, इनामगांव, दैमाबाद आदि प्रमुख स्थल हैं जहां से ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति के अवशेष मिले हैं। उसी प्रकार पश्चिमी मध्य प्रदेश दूसरा प्रमुख स्थल है जहां से ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति के अवशेष मिले हैं और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मालवा, कायथा, एरन, नागदा आदि प्रमुख क्षेत्र स्थित हैं। दक्षिण पूर्वी राजस्थान का सर्व प्रमुख क्षेत्र आहार, गिलूंद आदि हैं और पूर्वी भारत का क्षेत्र अतरंजी, खेड़ा, बिहार का चिरान और पांडु राजार, महिदल आदि क्षेत्र शामिल हैं। हम देखते हैं कि इस प्रकार यह पश्चिमी महाराष्ट्र से होते हुए पश्चिमी मध्य प्रदेश और दक्षिण पूर्वी राजस्थान से होते हुए पूर्वी भारत तक विस्तृत था। व्यवसाय। इस ताम्रपाषाण काल तक आते आते मनुष्य अब सभी प्रकार के कृषि कर्म करने लगे थे और उनसे संबंधित व्यवसायों का भी शुरुआत हो चुका था। व्यवसाय के क्षेत्र में हम देखते हैं कि कृषि और पशुपालन उनका प्रमुख व्यवसाय था। कृषि के क्षेत्र में सभी प्रकार के फसलों का उत्पादन किया जाता था, जैसे धान, गेहूं, जई, चना, मटर, मसूर आदि फसल का उत्पादन किया जाना शुरू हो चुका था। औजार के रूप में हम देखते हैं कि उस काल तक आते आते लोग तांबे के प्रयोग से परिचित हो चुके थे और तांबा के औजार भी बनने लगे थे। यही कारण है कि पत्थर के औजार के साथ साथ तांबा के औजार मिलने के चलते अब पाषाण काल का नाम परिवर्तित करके ताम्रपाषाण युग या ताम्रपाषाण संस्कृति रखा गया। यद्यपि कि इस काल में तांबे के औजार उतने बड़े पैमाने पर नहीं मिलते हैं,
पत्थर के औजार ही अधिक मिलते हैं, फिर भी एक नए प्रकार के धातु के औजार के मिलने से इस काल का नामकरण ताम्रपाषाण काल किया गया। कृषि के अंतर्गत सभी प्रकार के फसलों का उत्पादन किया जाता था और पशुपालन भी उनका एक प्रमुख व्यवसाय बन चुका था। हम देखते हैं कि ईसा पूर्व 5000 ईस्वी तक आते आते मनुष्य घोड़े को छोड़कर लगभग सभी पशुओं से परिचित हो चुका था और इसके अंतर्गत गाय, बैल, भेड़, बकरी, कुत्ते आदि पशुओं को पाले जाने के साक्ष्य मिलते हैं। अर्थात घोड़े के अवशेष अभी तक नहीं मिलते हैं। स्वाभाविक है कि घोड़ा भारतीय जलवायु में रहने योग्य प्राणी नहीं है, उसके लिए गर्म प्रदेशों की आवश्यकता होती है और यही कारण है कि घोड़े आज भी पश्चिम एशिया और मध्य एशिया में पाए जाते हैं। सावधान उस समय तक मनुष्य विभिन्न प्रकार के संस्कारों से भी परिचित हो चला था और उनमें सावधान संस्कार एक प्रमुख था। सावधान वे लोग अपने ही घर के आंगन में किया करते थे, घर में ही कर दिया करते थे, भीतर गाड़ दिया करते थे, जिसमें हम देखते हैं कि एक विशेष नियम का पालन किया जाता था। अर्थात अब मनुष्य कुछ निश्चित नियमों और रीति रिवाजों से भी बंधने लगा था। जैसे हम देखते हैं कि दक्षिण भारत के क्षेत्रों में जो सावधान के अवशेष मिले हैं उनमें व्यक्ति का सिर पूरब की ओर रखा हुआ है और पैर पश्चिम की ओर है। अर्थात वह पूरा पश्चिम सावधान का उदाहरण मिलता है। इसी प्रकार हम महाराष्ट्र के क्षेत्र में देखते हैं तो महाराष्ट्र के अंतर्गत उत्तर और दक्षिण सावधान की परिपाटी मिलती है। अर्थात सिर उत्तर की ओर और पैर दक्षिण की ओर किए हुए मिलता है। पश्चिम भारत में संपूर्ण सावधान प्रचलित था और पूर्वी भारत में आंशिक सावधान की प्रथा थी। प्रमुख स्थल पश्चिमी दक्षिण पूर्वी राजस्थान में सर्वप्रथम अहाड़ की खुदाई की गई और यही कारण है कि दक्षिण पूर्वी राजस्थान की ताम्रपाषाण कालिक संस्कृति को अहाड़ संस्कृति नाम रखा गया था। अहाड़ संस्कृति का मुख्य केंद्र गिलूंद था और हम यह भी देखते हैं कि अहाड़ का नाम ताम्रवती अथवा ताम्रवती रखा गया है, कारण कि अहाड़ से तांबे के सपाट कुल्हाड़ी, चूड़ियां और विभिन्न उपकरण प्राप्त हुए हैं जो सब के सब तांबे के ही हैं, जिसे पता चलता है कि ताम्रपाषाण कालिक संस्कृति का सर्व प्रमुख केंद्र अहाड़ ही था। गिलूंद से भी प्रस्तर उपकरण के कुछ उद्योगों के अवशेष मिले हैं और इस कारण इसको अहाड़ संस्कृति का राजधानी या मुख्य केंद्र के रूप में माना जाता है। इसी प्रकार गणेशवर से भी कई ताम्र निधियां मिले हैं जो अहाड़ संस्कृति के अंतर्गत ही शामिल है। अहाड़ का महत्व बाद के काल में भी चलता रहा। अर्थात हड़प्पा कालीन संस्कृति में जो हम कांस्य के औजार देखते हैं, कांसे के औजार पत्थर के औजार के साथ साथ मिलते हैं, तो वहाँ का जो कांसा
निर्मित है, अर्थात कौसा। तांबा में जब टीन मिलाया जाता है तो दोनों को मिलाकर कौसा बनता है। तो वहां के भी कौन से औजार के परीक्षण से यह पता चलता है कि उसमें जो तांबे मिलाए गए हैं वह आहार के खानों से ही निकाले गए हैं। तो इस प्रकार भारत में सर्वप्राचीन तांबे के खदान के रूप में आहार प्रख्यात था और आज भी है। हम देखेंगे कि मालवा संस्कृति अर्थात मालवा में मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में मिले अवशेषों के आधार पर मालवा संस्कृति नाम रखा गया। और मालवा क्षेत्र में मालवा, कैथा, नागदा, एरन विभिन्न स्थल मिले हैं जिनकी खुदाई की गई है। मालवा क्षेत्र से सर्वोत्कृष्ट प्रकार के मृद भांड भी मिले हैं और यहाँ से चरखा और तकलियां भी मिली है। अर्थात सर्वोत्कृष्ट मृद भांड, चरखा और तकली आदि के लिए मालवा प्रसिद्ध है। आज भी मालवा का क्षेत्र कपास उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। बिहार के छपरा में स्थित चिरान पूर्वी भारत का प्रमुख स्थल था। और उसके साथ साथ हम देखते हैं कि अन्य क्षेत्रों में पांडु, राजार, महिदल आदि भी बंगाल में के क्षेत्र शामिल थे। हम देखेंगे महाराष्ट्र के क्षेत्र, महाराष्ट्र के अंतर्गत सर्वप्रथम जोरवे की खुदाई की गई थी। और यही कारण है कि पश्चिमी महाराष्ट्र में जितने भी ताम्रपाषाण कालिक स्थल मिले हैं सभी को सामूहिक रूप से जोरवे संस्कृति की संज्ञा दी जाती है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में जिस प्रकार से आहार संस्कृति नाम दिया गया है उसी, और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मालवा संस्कृति नाम दिया गया है, उसी तरह पश्चिमी महाराष्ट्र के में ताम्रपाषाण कालिक स्थलों को सामूहिक रूप से जोरवे संस्कृति नाम दिया गया है। यद्यपि कि ताम्रपाषाण कालिक क्षेत्रों में कई अन्य संस्कृतियां भी थी, लेकिन उनका खास ऐतिहासिक महत्व नहीं है। ये तीन संस्कृतियां महत्वपूर्ण हैं जो ताम्रपाषाण कालिक संस्कृतियों की सभी विशेषताओं का बखूबी उजागर करते हैं। हम देखेंगे कि उस समय कौन कौन से महत्वपूर्ण स्थल थे और वहां से कौन कौन से महत्वपूर्ण वस्तुएं मिली हैं। एक महत्वपूर्ण स्थल मध्य प्रदेश में स्थित गुंगेरिया था। गुंगेरिया के खुदाई से बड़े पैमाने पर चांदी और तांबे के औजार मिले हैं। लगभग 424 तांबे की निधियां मिली हैं और 102 चांदी के पत्थर मिले हैं। तो इस प्रकार हम यह भी देखते हैं कि ईसा पूर्व 5000 तक आते आते मानव अब न केवल तांबा से परिचित हो चला था बल्कि चांदी का भी प्रयोग वह करने लगा था और उसकी बखूबी ढलाई वगैरह से भी वह परिचित हो चुका था। इसी प्रकार हम देखते हैं महाराष्ट्र का इनाम गांव भी प्रमुख ताम्रपाषाणिक स्थल है और यहाँ से शहरीकरण के भी पहचान मिलते हैं। यानी कि यहाँ से शहरीकरण की कई विशेषताएं मिलती हैं। मालवा से संपूर्ण ताम्रपाषाण कालीन स्थलों की तुलना में सर्वोत्कृष्ट मृद भांड मिले हैं और यही मालवा से चरखे
और तकलियां भी मिली है। आहार को तो हम ताम्रवती ही कहते हैं और तांबा का सर्व प्रमुख उत्पादक क्षेत्र था। सर्वाधिक ताम्र निधियां या तांबे के औजार या अवशेष आहार से ही मिले हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि लगभग 5000 ईस्वी पूर्व तक आते आते पाषाण काल का अंत हो चुका था, अर्थात मनुष्य अब तांबा से परिचित हो चुका था और यही कारण है कि इस काल का नाम ताम्र पाषाण काल रखा गया। 5000 ईस्वी पूर्व के बाद अब भारत के विभिन्न क्षेत्रों से पत्थर के औजारों के साथ साथ तांबे के औजार भी मिलने लगते हैं। उसके साथ हम यह भी देखते हैं कि अब मानव का दिलो दिमाग अधिक विकसित हो चुका था, मनुष्य अधिक चिंतनशील प्राणी बन चुका था और वह अस्थायी रूप से भी रहने लगा था। हम देखेंगे कि बड़े बड़े बस्तियों का निर्माण भी ताम्र पाषाण कालीन देन है और ताम्र पाषाण काल की एक प्रमुख विशेषता है। मैंने पहले ही आप लोगों को यह बतला चुका हूं कि पाषाण काल के अंतिम चरण में आते आते अर्थात ईसा पूर्व 5000 तक आते आते नव पाषाण काल के अंतिम चरण तक मानव कृषि कर्म से परिचित हो चुका था, लेकिन उस समय तक उतने बड़े पैमाने पर परिवर्तन नहीं हुए थे। लेकिन ताम्र पाषाण काल में मनुष्य अब बड़ी बड़ी बस्तियों का निर्माण करने लगा था और उनके निर्माण का मुख्य आधार कृषि कार्य में हुई प्रगति थी। अब धातु उद्योग, सूत उद्योग, सुनारी उद्योग आदि के भी प्रमाण मिलते हैं, अर्थात अब कपड़ा बुनने से भी लोग परिचित हो चले थे। विभिन्न प्रकार के आभूषणों का भी निर्माण किया जाने लगा था, कारण विभिन्न स्थलों से मनके के हार आदि भी मिले हैं, जिससे यह पता चलता है कि उस समय तक कृषि कर्म, पशुपालन, कपड़े की बुवाई और सुनारी व्यवस्था से लोग पूरी तरह परिचित हो गए थे। लोग अस्थायी रूप से बसने लगे थे और बड़े बड़े गांवों का निर्माण होने लगा था। यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि ताम्र पाषाण युग के काल निर्धारण में काफी अंतर विरोध है और इसका काल सीमा को निर्धारण किया जाना अत्यंत कठिन कार्य है, क्योंकि भारत के विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न स्थलों से अलग अलग काल अवधि में ताम्र निधियां एवं तांबे के औजार मिलते हैं। हम तो यहाँ तक देखते हैं कि 5000 ईस्वी पूर्व से लेकर 700 ईस्वी पूर्व तक पत्थर और तांबे के औजार भारत में मिलते हैं। यद्यपि कि ऐसा माना जाता है कि भारत में तांबा धातु का प्रचलन 5000 ईस्वी पूर्व अर्थात नव पाषाण काल की तिथि 5000 ईस्वी पूर्व तक है और उसके बाद ताम्र पाषाण काल की शुरुआत माना जा सकता है। हम देखते हैं कि जोरवे संस्कृति, आहार संस्कृति या मालवा संस्कृति, ये सारे संस्कृतियां मूलतः 4000 ईस्वी पूर्व से लेकर 700 ईस्वी पूर्व तक भारत के विभिन्न क्षेत्रों में कायम रही और इनकी विशेषताएं दिखलाई पड़ती है।
भारत में सर्वप्रथम व्यक्ति तांबा धातु से परिचित हुआ था और उसके बाद चांदी से परिचित हुआ था, उसके बाद कांसे से और अंततोगत्वा लोहे से परिचित हुआ था। कांसा तो हम इस प्रकार देखते हैं कि ताम्र पाषाण काल तक आते आते मनुष्य अब अधिक विकसित हो चुका था। बड़े बड़े बस्तियों का निर्माण किया जाने लगा था, सभी प्रकार के उद्योग धंधे प्रचलित होने लगे थे और मानव अब एक विस्तृत और व्यापक सभ्यता के निर्माण की ओर बढ़ चला था। उसी का परिणाम है कि लगभग 3000 ईस्वी पूर्व तक आते आते हम देखते हैं कि भारत में विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन का उदय हुआ। यह भी बात ध्यान दिया जाने लायक है कि इनमें कुछ ताम्र पाषाण कालीन स्थल जो हैं वे प्राक हड़प्पीय हैं, अर्थात हड़प्पा सभ्यता के पूर्व के हैं, जैसे राजस्थान का कालीबंगा, हरियाणा का बनवाली आदि, और कुछ हड़प्पा के समकालीन हैं और कुछ हड़प्पा के बाद के भी हैं। यही कारण है कि हम इनका अलग अलग अध्ययन नहीं कर सकते हैं, लेकिन हड़प्पा काल की एक विशेषता क्या है कि हड़प्पा काल को कांस युगीन सभ्यता भी कहा गया है, क्योंकि हड़प्पा के प्रमुख स्थलों से पत्थर के औजारों के साथ साथ कांसे के औजार भी मिलते हैं और इनमें यही अंतर किए जाने का एक प्रमुख कारण है। धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलेंगे।